All right. Assalamu alaikum students. वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर। बस ठीक ठाक है, बिल्कुल आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। Okay. Today is our parallel distributed computing's lecture number 24. In our last lecture, we had started solving some problems to quantify the working behavior of explicit parallel architectures. So we thought we should do some examples जिनसे हम डिटेल में देखें कि किस तरह जो पैरेलल एक्सप्लिसिट आर्किटेक्चर है उसमें डेटा का सेंडिंग, रिसीविंग, लोड फैक्टर कैसे उसका इम्पैक्ट होता है। तो हमने एक प्रॉब्लम का वालेकुम अस्सलाम हमने सर जो लास्ट सर मुझे क्वेश्चन करना था। जी सर जो लास्ट टाइम पे एग्जांपल्स की थी सर, उसमें से सर वो जो एग्जांपल्स जो लास्ट टाइम पे आपने करवाई थी जी एसएमपी वाली सर, जी सर वो वाला मुझे मैंने भी किया उसको, पर सर मुझसे वो मतलब कि एग्जैक्ट उस तरह से नहीं आ रहा आंसर। तो सर आप वो करवा दें अगर दोबारा, तो फिर मुझे मतलब कि क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम में एक तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम लिया था और उसके 3 केसेस डिस्कस किए थे। एक वो पार्ट किया था और उसके बाद मैंने मल्टी कंप्यूटर सिस्टम शुरू किया था जिसका मैंने एक पार्ट किया था। ये मल्टी कंप्यूटर सिस्टम जिसका एक पार्ट किया, ये वाला। तो आपका अभी प्रॉब्लम 1 में से प्रॉब्लम 1 ही का है। ओके, वी कैन गो टू प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दिस इज द राइट टाइम टू आस्क दैट, सो लेट्स गो टू प्रॉब्लम 1 का सेकंड वाला पार्ट एसएमपी विद कैशिंग। ऑलराइट। तो एक्सप्लिसिट आर्किटेक्चर का जो प्रॉब्लम 1 हमने लिया था, ये मैंने उस टाइम भी बताया कि हमने जो सीखे थे एक्सप्लिसिट आर्किटेक्चर, उनकी ब्रॉडली 2 मेजर डिविजन्स थी। एक शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर सीखे हैं, उसके अंदर भी सब कैटेगरीज थी, मगर दोनों शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर, जिसमें एक मेमोरी टू द लेवल ऑफ एड्रेस, और वो शेयर सेंट्रलाइज्ड हो या वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो फिजिकली, मगर एड्रेस स्पेस उनकी एक ही शेयर्ड होती है, तो हम उसको शेयर्ड मल्टीप्रोसेसर्स कहते हैं। और उनमें 2 तरह के कैटेगरीज थी, एक यूएमए और एनयूएमए इन टर्म्स ऑफ एक्सेस। तो एक पहली एग्जांपल हमने इस पे देखा, शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर्स पर, किस तरह अगर एक बस पर बहुत सारे प्रोसेसर ज्वाइन करें और वो मेमोरी को एक्सेस कर रहे हों, लेट्स से पहले केस में सेंट्रलाइज्ड मेमोरी को एक्सेस कर रहे हों, और फिर अगर मेमोरी को न्यूमा की शक्ल में अरेंज कर दिया जाए या मेमोरी के साथ कैश ऐड की जाए, तो कैसे इसके बिहेवियर में फ़र्क आएगा इन टर्म्स ऑफ लोड ऑन द बस। ये हमने पहली एग्जांपल की। और दूसरी हमारी थी कि मल्टी कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर क्लस्टर में थ्रू लैन सैन कनेक्ट होते हैं, उनमें किस तरह मैसेजेस वगैरह भेजेंगे। और तो
पहला केस जिसको आप अभी पूछ रहे हो वो ये था कि अगर शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर है जिसकी ये डिस्क्रिप्शन है, तो इसमें हमें इन 3 सिचुएशंस में कि अगर एक सिंपल सिस्टम है एसएमपी, कैश मेमोरी वगैरह के इशू को हमने अगर एड्रेस नहीं करना, सिंपल एसएमपी है, तब मैक्सिमम कितने प्रोसेसर का लोड एक बस सपोर्ट कर सकती है, यानी मैक्सिमम लिमिट ऑफ पैरेललिज्म क्या हो सकता है फॉर ए गिवन बस। इसको इम्प्रूव करने के लिए अगर हम कैश मेमोरी लगा लें तो कैसे ये इम्प्रूव हो जाएगा, या अगर हम इसी को न्यूमा की अरेंजमेंट में कनेक्ट करें तो कैसे इम्प्रूव होगा, ये हमने इस एग्जाम्पल में देखा था। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल में आप दोबारा अपना क्वेश्चन पूछिए कि किस हिस्से के बारे में है या क्या क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बताइए सर बी और सी पार्ट के बारे में। अच्छा, बी और सी पार्ट, एसएमपी। ओके ओके ओके। अच्छा, पहले तो बी और सी के लिए ओके, वी कैन इवन फॉर बी एंड सी, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, ए से ही सारी बिल्ट हैं, तो वी कैन से ए बी और सी हम तीनों देख रहे हैं। हमने देखना था कि हर प्रोसेसर इस मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में कितना ट्रैफिक जनरेट कर रहा है एक कॉमन बस पे। ए ये था, ए जब एसएमपी था, बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, इस तरह बहुत सारे प्रोसेसर हैं, एक कॉमन बस है, और लेट से अगर इधर बेसिक ए में हमारे यहाँ मेमोरी है, तो हर प्रोसेसर ने ट्रैफिक मेमोरी को स्पेशली जो डाटा मेमोरी से लोड या स्टोर करना है उसका ट्रैफिक इस बस पे डालना है, इधर टू स्टोर और टू लोड। तो लोड और स्टोर का जो ट्रैफिक है उसमें इस बस से गुजरना है हर प्रोसेसर का। तो इस प्रॉब्लम में हमने बताया, इसलिए हमने कैलकुलेट किया DFR, डाटा फ्लो रेट ऑन द बस पर प्रोसेसर फॉर लोड एंड स्टोर ऑफ डाटा या लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन, ये DFR था। तो DFR फॉर लोडिंग एंड स्टोरिंग अगर हमें देखना हो तो हमने उसको 2 हिस्सों में बांटा कि हम DFR फॉर लोडिंग देखें कि लोडिंग, यहाँ लोड है रीड से और स्टोर है राइट टू दी मेमोरी। मेमोरी से रीड और मेमोरी से राइट करने का हर प्रोसेसर का कितना ट्रैफिक है बस पे, ये तो रीड करने का ट्रैफिक, राइट करने का ट्रैफिक, इन 2 ट्रैफिक्स को हम देख रहे हैं, इनसे तय होगा कि कितने प्रोसेसर कनेक्ट हो सकते हैं इस कैपेसिटी की बस पे। तो उसके लिए पहले ए पार्ट हमने कहा कि अगर क्लॉक रेट उस सिस्टम का 150 मेगा, ये है 150 मेगाहर्ट्ज, ये क्लॉक रेट है। क्योंकि ये रिस्क प्रोसेसर है तो हर क्लॉक में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो इंस्ट्रक्शन रेट भी 150 मेगा इंस्ट्रक्शन वर्ड पर सेकेंड। तो अगर इंस्ट्रक्शन का रेट ये है और उसमें से रीड फ्रॉम मेमोरी का ट्रैफिक जो है वो 15% है, तो हमने कहा कि फ्लो जो था 150 मेगा वर्ड्स पर सेकेंड जो है उसका 15% रीड का लोड बस पे डालेगा, तो 150 मेग का 15%। दूसरी तरफ राइटिंग ऑफ द मेमोरी में उसी 150 का 10% जो गिवन, ये चीजें गिवन थी, 10% जो है वो राइट करने के लिए मेमोरी पे ट्रैफिक जनरेट करेगा। तो इस तरह 150 मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में से उसका 15% रीडिंग फ्रॉम मेमोरी और उसी का 10% राइटिंग टू द मेमोरी ट्रैफिक जनरेट होगा हर प्रोसेसर से,
हर प्रोसेसर का DFR हमने फाइंड किया। ओके, आई थिंक जी फजल आपने रेज हैंड किया है। फजल आप यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? फजल इधर मुझे मैसेज था कि फजल wants to ask some question. Okay, चले let's continue. Fazal may have lost contact. अच्छा, ठीक हो गया। ये A पार्ट है। Can you see first the A part? कि इन इंस्ट्रक्शन का इतना परसेंट रीड का लोड जनरेट कर रहा है, इतना परसेंट राइट का लोड। और अगर हमें टोटल लोड देखें तो इसको और इसको ऐड कर दें तो ये 0.25 इंटू 150 है। वर्ड की जगह हमने लिख दिया बाइट्स, 4 बाइट्स। इट वाज जनरेटिंग सो मेनी वर्ड्स, तो बाइट्स में 150 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो ट्रैफिक फ्लो बिकॉज ऑफ रीड एंड राइट टू द मेमोरी इज 150 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। ये DFR है। अगर ये ट्रैफिक जनरेट हो रहा है रीड और राइट के लिए बस पे, और अगर बस की विड्थ 2 गीगा है तो कितने प्रोसेसर मैक्सिमम ट्रैवल कर सकते हैं इस बैंडविड्थ की बस पे? कितने प्रोसेसर अपना फ्लो मैनेज हो जाएगा, कितने प्रोसेसर का? तो हमने टोटल बस के विड्थ को पर प्रोसेसर जो फ्लो रेट है जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया उससे डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो बताएगा कि हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर कैन बी कनेक्टेड ऑन दिस बस। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था पार्ट ए में। ये बात आपको सबको समझ आई है? क्लियर है? ए, अभी मैं ए की बात करूं। जी सर। ओके, अगर ये बात सही समझ आई है तो बी और सी आर दी स्मॉल C are the variants around this. क्या वेरिएंट्स है वो देख लेते हैं। वेरिएंट ये है, पहले केस में सिंपल SMP था, कोई कैश मेमोरी, कोई न्यूमा, कुछ नहीं, सिंपल केस जो अभी देखा हमने। फिर हमने कहा कि इसी SMP में, ये जो अभी है, SMP का मतलब होता है सिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसर, एक बस के जरिए से मल्टीपल प्रोसेसर कनेक्टेड है, उसका बस से कनेक्टेड एक जैसे कोर्स वाले प्रोसेसर को SMP कहते हैं। ये वो केस था। इसी SMP में अब उसने कहा अगर हम कैश मेमोरी ऐड कर लें, क्या मतलब, हाउ अबाउट, ही सेड कि इसमें ये प्रोसेसर थे और ये मेमोरी थी। उसने कहा हर प्रोसेसर के साथ हाउ अबाउट अगर यहाँ एक कैश डाल दी जाए। फिर बताएं कि अब इस बस के ट्रैफिक पे क्या असर पड़ेगा और मैक्सिमम आप कितने प्रोसेसर कनेक्ट कर सकेंगे। जी, क्वेश्चन, इज देयर अ क्वेश्चन शैलिजा? ओके, मैं कह रही थी सर, मैं कह रही थी इसमें 95% हमारे पास लोड मेमोरी है। जी जी, DFR हमारे पास जो है लोड वो हमारे पास 95% है, और जो 5% है वो हमारे पास स्टोर मेमोरी होगी। जी, और 5% जो है स्टोर हमारे पास मेमोरी होगी, कोर मेमोरी, कोर स्टोर मेमोरी, DFR स्टोर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ओके चले, ये 95% को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 95% जो चीज मैंने कही है यहाँ पे, ये है, ये हम जैसे कह रहे हैं कि अगर इसी सिस्टम में हम कैश मेमोरी ऐड कर दे, इसी, ये सिस्टम था पहले, इसके मैंने कहा अगर कैश मेमोरी यहाँ ऐड कर दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। अब कैश मेमोरी जब ऐड की जाती है तो उसका कोई हमें बिहेवियर के बारे में कुछ बताना पड़ता है कि कैश मेमोरी का क्या बिहेवियर है, हाउ मच हेल्पफुल द कैश मेमोरी विल बी
उसको डिस्क्राइब करने का। क्यों कैश मेमोरी का एम क्या होता है? इट्स अ फास्टर मेमोरी। आप उसको प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान कनेक्ट करते हैं, और आप जब भी कोई चीज मेमोरी से रीड करते हैं तो वो पहली दफा में ब्लॉक को कैश में भी रीड कर लेते हैं। और फिर उसका फायदा ये होता है कि बाद में आप बार बार उस चीज की जब जरूरत पड़ती है तो आप कैश मेमोरी से रीड करते हैं, और मेन मेमोरी पे आपको नहीं जाना पड़ता, इसलिए वो काम आप कैश मेमोरी से तेज कर सकते हैं। ये उसका बिहेवियर है। अब उस बिहेवियर को बयान करने का तरीका क्या है? बयान करने का तरीका ये है कि मेमोरी, कैश मेमोरी की अच्छाई को कहने का एक तरीका है हिट रेशो, कैश हिट रेशो। अच्छा, अब कहने को हिट रेशो में कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं वो हिट रेशो कहते वक्त ये स्टेटमेंट नहीं कहता कि ये रीड के लिए है, मगर कैश मेमोरी का व्हेन यू से हिट रेशो इट मींस फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग, इट इज बिल्ट इन। अगर कोई कहता है कि कैश मेमोरी का हिट रेशो ये है, इसका मतलब है दैट हिट रेशो इज फॉर रीडिंग, यानी आपने जब भी मेमोरी से कोई डाटा रीड करना है तो 95% टाइम वो कैश में ही मिल जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग। तो हमने जब इसमें कहा 95% हिट रेशो का कैश है, इसका मतलब है कि व्हेन यू वांट टू रीड द डाटा 95% टाइम वो कैश मेमोरी में ही मिल जाएगा और आपको रैम पर नहीं जाना पड़ेगा। अगर 95% टाइम आपको कैश में मिल गया और आपको रैम पर नहीं जाना पड़ा, तो ओनली 5% टाइम आपको रैम पे जाना पड़ेगा। जब आप रीड कर रहे हैं डाटा तो सिर्फ 5% टाइम आपको मेन रैम पे जाना पड़ेगा और बस से गुजरना पड़ेगा, और बस पे ट्रैफिक कॉज होगी। अब क्योंकि हम यहाँ ट्रैफिक ऑन द बस बिकॉज ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी लिख रहे हैं, ये DFR इज दैट फॉर रीडिंग एंड फॉर राइटिंग। तो इसलिए जो पहले लोड था रीड करने का, ये लोड था, ये अब सिर्फ 5% ऑफ दैट लोड will be there on the bus. 5% of this read load will be on the bus now after cache memory has been added. क्योंकि 95% टाइम आपको रीड जो है वो वही कैश मेमोरी में लोकल मिल गया और ट्रैफिक मेन मेमोरी पे बस से गुजरकर नहीं गया, इसलिए यहां हमने 5% लिखा है फॉर द रीडिंग। ओके, तो सर फिर 5 जहाँ पे लिखे आपने वहाँ पे तो 95 आएगा, ऐसे ही नहीं होगा? नहीं, यहां पर हम देख रहे हैं डेटा फ्लो रेट ऑन द बस बिकॉज ऑफ ए प्रोसेसर रीडिंग और राइटिंग फ्रॉम द मेमोरी। अब जब प्रोसेसर रीड फ्रॉम मेमोरी करता है तो वो बस से गुजर के जाता है, राइट टू मेमोरी करता है तब भी बस से गुजर के जाता है। पहले जब कैश मेमोरी लगी और उसका हिट रेशियो 95% था, तो अब हर प्रोसेसर जब कुछ रीड करने लगे तो वो 95% टाइम वहीं लोकल इस जगह कैश में ही उसको डाटा मिल जाएगा। 95% टाइम इधर डाटा मिल रहा है, अब उसे सिर्फ 5% टाइम डाटा को रीड करने के लिए मेन मेमोरी पे जाना है। 5%, ये 5% टाइम वो बस पे ट्रैफिक जनरेट करेगा रीड का, इसलिए हमने रीड के ट्रैफिक का 5% कह दिया जो डाटा फ्लो रेट में अब रह गया, सिर्फ उसका 5% इस बस पे जाएगा, बाकी 95% वहीं लोकल बस पे पढ़ लेगा, प्रोसेसर और कैश आपस में ही वहीं पे पढ़ लेगा। इट विल नॉट जनरेट ट्रैफिक ऑन द बस। और हम यहां पर मेजर कर रहे हैं हाउ मच ट्रैफिक ऑन द बस। ओके, Yes, sir. तो ऑलराइट। मैंने इसको इस तरह से भी कैलकुलेट किया, पर मेरा इसका आंसर 64.5 नहीं आ रहा। कौन सा आंसर नहीं आ रहा आपका इसमें? सर ये जो DFR लोड, DFR का जो
जो दूसरा आंसर 64 चले, अभी विल नॉट टिल द टाइम आप ये पूरी बात समझ रहे हैं उसको कैलकुलेट करें। आई डोंट नो, मे बी मेरे को एरर होगी कैलकुलेशन में। ये बहुत कैलकुलेशन वाली बात छोटी। ये आ गया आपका 150 आ गया। पार्ट ए में 150 आ गया था मेरा। अच्छा अच्छा, चलो कि अभी देखो कैलकुलेशन की बात तो बाद में जाएंगे ना, पहले कॉन्सेप्ट तो समझो। ये वाली बात समझ आ रही है कि मल्टीप्लाई यहाँ 5% से करना है। हम बाद में कैलकुलेशन वगैरह की बारीकी में जाएंगे। ये बात समझ आ रही है कि इसको 5% से मल्टीप्लाई करना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ 95% से मल्टीप्लाई करना इज अ ग्रॉस एरर। हो आपका आंसर यहाँ सही भी आ जाए, फिर भी यहाँ 95% से मल्टीप्लाई करना इज अ ग्रॉस एरर, कॉन्सेप्चुअल एरर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ओके। अब इसी कैश के केस में दो सूरतें होती हैं। कैश के मसाइल दो तरह के, एक रीड जब आप डाटा करते हैं तो हिट रेशो का मतलब होता है कैश में वो डाटा मिल गया 95% टाइम और आपको मेन मेमोरी पर नहीं जाना पड़ा। बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर राइट। कैश में राइट का मामला हिट रेशो से ताल्लुक नहीं रखता। ये इसका ये मतलब नहीं है कि 95% टाइम आप लिखोगे भी कैश में, नहीं। राइट का मामला यह है कि जब आप कोई भी चीज कैश मेमोरी में लिखते हो तो यहां जब चेंज आ जाए तो उसी वेरिएबल के वैल्यू कैश में कुछ और है और मेन मेमोरी में अब कुछ और है। जब आपने चेंज कर दिया, जब तक आप रीड कर रहे थे कोई मसला नहीं था। जब आप राइट करोगे तो कैश के डाटा का एक वेरिएबल एक्स था, उसको आपने चेंज किया। पहले वो 5 था, आपने ऐड करके 6 कर दिया। अब यहाँ x की वैल्यू 6 है और रैम में x की वैल्यू 5 है। नाउ देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द कैश डाटा एंड रैम डाटा, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, विच इज एन एरर। इसलिए राइट के वक्त आप एक दफा भी अगर राइट करो तो देयर इज अ प्रॉब्लम टू सॉल्व टू दिस मिसमैच। इस प्रॉब्लम का एक आसान तरीका यह है कि जब भी कभी आप कैश में लिखेंगे, कोई चेंज करेंगे, फौरन आप उसी वक्त मेमोरी में भी चेंज कर दें ताकि दोनों डाटा एक ही वैल्यू पर अपडेट हो जाए। इस पॉलिसी को राइट थ्रू पॉलिसी कहते हैं कैश के लिए। ये एक पॉलिसी है, सिंपल वाली, आसान वाली पॉलिसी ये है जो हमने इस प्रॉब्लम में आपको दी है कि whenever anybody will write to a cache, same time will also write to the memory। इसका क्या हुआ नुकसान या फायदा कि जहां तक डाटा के राइट टू मेमोरी का ताल्लुक था वो कैश से कोई फायदा ना हुआ। हर दफा जब भी कैश में राइट किया, ऑल्सो मेमोरी में राइट किया, तो बस पे ट्रैफिक राइट का वही रहा जो पहले था कैश के बगैर। तो जो कैश के बगैर आपका ट्रैफिक था राइट करने का, डीएफआर स्टोर, वो उसी तरह 100% वही रहा। इस केस में रीड का ट्रैफिक 5% रह गया, ग्रॉसली रिड्यूस हो गया, लेकिन राइट का ट्रैफिक बिल्कुल वही रहा। यहां मैंने एम्फेसाइज करने के लिए 100% लिखा कि वही रहा, नो चेंज। ओके, ये कैश के बिहेवियर से वैल्यू आ गई। ओके, ऑलराइट, ये वाली बात समझ आ गई। कैश के होने से रीड और राइट में क्या फर्क है, फैक्टर ऑन द बस पर। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दैट? बताओ शैलिजा। सर समझ आ गई है। आ गई है, ओके, वेरी नाइस। फिर हमने एसी में एक और चेंज बताया था कि जी अब हम कह रहे हैं कि ये फिर दोबारा यही नॉर्मल वाला सिस्टम, ए वाला सिस्टम अगर लें और इस दफा अब उसमें कैश लगाने की बजाय सपोज हम उसको न्यूमा सिस्टम बना देते हैं। यानी अब हम दोबारा ओरिजिनल सिस्टम पे गए, ये वाला ओरिजिनल सिस्टम था, ये ओरिजिनल सिस्टम था। इसमें हमने यहाँ कैश मेमोरी ऐड की थी और यहाँ रैम था। तो अब हमने कहा कि इधर सेंट्रलाइज्ड मेमोरी के बजाय हम न्यूमा सिस्टम बना देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी वाला। ये
ये बना रहे हैं, और ये पार्ट सी है। और अगर हम न्यूमा सिस्टम बनाते हैं तो इसके अंदर फर्क पड़ता है कि कितना प्रोग्राम आपका लोड स्टोर लोकल उससे हो जाता है। प्रोग्राम फैक्टर ऑफ लोकेलिटी आपका क्या है, जितनी चीजें लोकल में हो जाएंगी वो आपका ट्रैफिक इधर बस पे कॉज नहीं करेगी, लेकिन जो चीजें लोकल नहीं होंगी वो फिर बस पे ट्रैफिक कॉज करेंगी। और हम इंटरेस्टेड है कि बस पे ट्रैफिक क्या कॉज होगा, जैसे कि कैश के केस में भी ऐसी किया हमने। तो लोकेलिटी फैक्टर इसमें मैंने आपको कहा 80% है। 80% ऑफ द टाइम हम जब कुछ भी रीड या राइट करेंगे तो 80% ऑफ टाइम वो यहाँ लोकल मिल जाएगा, इधर इट विल बी अवेलेबल इन द लोकल। यहाँ 80% टाइम काम इधर ही हो जाएगा, आपको बस पे नहीं जाना पड़ेगा, इधर फॉर रीडिंग ऑफ डाटा और फॉर राइटिंग ऑफ डाटा, इधर ही मिल जाएगा, फैक्टर ऑफ लोकेलिटी। However, 20% ऑफ द टाइम आपको दूसरी जगह इस बस पे जाके डाटा को, जो नॉन लोकल डाटा होगा उसके लिए रीड और राइट में आपको 20% ऑफ टाइम दूसरी जगह बस के थ्रू जाना पड़ेगा वो। और ये बात रीड के लिए भी है और राइट के लिए भी है। नॉन लोकल है, एनीथिंग नॉन लोकल यू हैव टू गो टू द बस टू द अदर प्रोसेस। ये न्यूमा वाला सी केस है। इसलिए इस केस में यहां पर लोड डाटा वाली चीज का भी 20% ट्रैफिक कॉज करेगा, यानी कि डाटा को रीड करने का भी 20% जो है वो बस पे लोड डालेगा, और स्टोर करने वाले ट्रैफिक का भी 20% जो है वो बस पे लोड डालेगा। क्योंकि ये तो दोनों के लिए, नॉन लोकल दोनों के लिए बस पे जाएंगे, ये कैश वाला मामला से मुख्तलिफ है। इसलिए यहाँ इनको 20% से मल्टीप्लाई किया ओरिजिनल वैल्यू को, और फिर कैलकुलेट किया, और ये सारा कुछ। ओके, ऑलराइट, ठीक, ओके, ऑलराइट। फिर हमारा ये प्रॉब्लम 2 था जो मैंने आपसे इसका एक हिस्सा करा के, ये वाला हिस्सा, इसका मैंने एक पार्ट आपको कराया था जो कि ये था। इसमें हमारा प्रॉब्लम बेसिकली ये था कि अब हम मैसेज पासिंग मल्टी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, और उसमें ये सारे पैरामीटर्स और इंफॉर्मेशन है, और अब हमें इस कंप्यूटर में, मैसेज पासिंग मल्टी कंप्यूटर में, अगर लोड और स्टोर टाइम कैलकुलेट करना है, हमें अगर कोई डाटा स्टोर और लोड करे तो उसके लिए हमें कितना टाइम लगेगा। इस टाइम के लिए हमने 3 हिस्से किए। एक वो पार्ट कि अगर आप लोड और स्टोर लोकल कंप्यूटर के अंदर ही कर रहे हैं, ये पहला, यानी आपके पीसीज लैन के थ्रू कनेक्टेड है, ये लैन के थ्रू पीसीज कनेक्टेड है। आप कह रहे हैं कि मैं ये सारे लोड स्टोर लोकल कर रहा हूँ, ये मेरा पीसी है, ये मेरा मेमोरी है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी है जो मेरी पीसी के साथ लगी। मेरे सारे लोड स्टोर अपनी अपनी जगह लोकल ही हैं सारे, कोई केस ऐसा है ही नहीं कि उसको दूसरी जगह से जाकर डाटा लेना या लिखना पड़े, जो कि नॉर्मली नहीं होता। मगर हमने पहले स्टेज में एक आइडियल केस लिया कि अगर 100% चीजें विद इन पीसी हों जो आपस में पैरेलल में चल रहे हैं, तो फिर कितना टाइम लगेगा। हम हमेशा न्यूमा में भी और इसमें भी कोशिश करते हैं कि जितनी चीजें लोकली हो जाए वो बेहतर है, क्योंकि जब हम दूसरी जगह जाते हैं इट कॉस्ट अस मोर डिले, कम्युनिकेशन डिले। खसूसन मैसेज पासिंग सिस्टम में तो पैकेट के जरिए जाना पड़ता है थ्रू द लैन, इट कॉजेज लॉट ऑफ टाइम। पैकेट भेजने पड़ते हैं यहाँ से इस तरह बना के एक को दूसरे से, पैकेट के अंदर एड्रेसेस और डाटा डालना और ये सारा प्रोटोकॉल सब कुछ, वो बड़ा कॉस्टली है। इसलिए हमने कहा यार अगर ये ना मैसेज भेजना पड़े तो फिर देखो कितना फास्ट है मामला, सिर्फ लोकल मेमोरी पे रीड राइट का जो डिले है वो चलेगा।
उसको हमने स्टडी किया इस तरह कि इस प्रॉब्लम में हमने कहा टोटल लोकल लोड स्टोर देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो थी वो 200K वर्ड्स थी, उसमें से रीड की इंस्ट्रक्शन 15% ऑफ n है, 30K है वर्ड, और स्टोर की इंस्ट्रक्शंस की तादाद 10% ऑफ n है, 20K। 30K रीड के वर्ड्स और 20K राइट के वर्ड्स हमें लोकल करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है हमें 50K वर्ड है रीड और राइट करने के लिए इस मल्टी कंप्यूटर में, एंड ऑल ऑफ देम आर लोकल। ये 50K वर्ड आर लोकल। तो लोकल है तो कोई मैसेज पासिंग करनी ही नहीं है। हम कहें कि एक लोकल का रीड और राइट का टाइम क्या होता है, और उसको टोटल नंबर ऑफ लोड एंड स्टोर लोकल से उसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल लोकल टाइम फॉर लोड एंड स्टोर मिल जाएगा। इट वाज गिवन कि एक मेमोरी से रीड या राइट करने का टाइम 4 साइकिल्स है, और हमने कहा टोटल लोड एंड स्टोर जो लोकल हैं वो 50K वर्ड्स हैं। तो हमने कहा ओके, 4 टाइम फॉर 4 साइकिल्स विल बी 4 डिवाइडेड बाय क्लॉक रेट। एक साइकिल का टाइम इज 1 ओवर क्लॉक रेट जो कि 250 था, तो 4 ओवर 250 इंटू 50K 800 माइक्रोसेकंड लगेंगे इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने में, अगर हमारे रीड राइट ऑफ डेटा सारे लोकल थे। ये हमारा पार्ट ए है फॉर मल्टी कंप्यूटर सिस्टम जो हमने लास्ट टाइम किया। अब मैंने आपसे कहा था बी एंड सी करें आप। डिड यू ट्राई बी एंड सी ऑफ दिस? क्यों भाई? इस असाइनमेंट का पार्ट बी और सी आप लोगों ने ट्राई किया? नहीं? ट्राई जरूर किया करो। प्रॉब्लम 1 के फर्स्ट 3 पार्ट ट्राई किए थे मैंने, तो उसके बाद फिर अभी ये वाले करना भी ट्राई। ओके चलो, एक दफा बस सोचना है, हल हम अगली दफा दे सकते हैं या दे देंगे, लेकिन सोचने से फायदा होता है कि यू नो कि वेयर डिड यू हैव अ प्रॉब्लम। वो एक पता होना अच्छी बात होती है, फिर आप ज्यादा फोकस होकर उस मसले को हल कर लेते हैं। तो हम फिर अब इस बात से अब जाते हैं आज के उस। सर इसमें जो बी पार्ट है इसका, हाँ सर इसमें है कि 20% जो है वो ऐड करना है। सर ये 20% मिक्स लोड टाइम इफ 20% ऑफ एसेसेस आर द रिमोट नोड्स। सर ये 20% जो ऐड करेंगे हम लोग नोड में, तो 15% में ऐड करेंगे हम लोग 20%। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है, यानी बाकी इस तरह से सॉल्व करेंगे। एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल ऐसा है कि अब हम कह रहे हैं, यानी अब हम सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि अब मिक्स किस्म का लोड है जिसमें 20% ऑफ एक्सेसेस आर टू रिमोट नोड। पहले में तो सारे लोकल थे, पहले एग्जांपल में ये सारे 100% इधर ही थे। ये हर एक 100% ऑफ आवर एक्शंस वर हियर। जो भी लोड स्टोर थे, लोड स्टोर 100% ऑफ देम मीन्स 15% वो थे और 10% वो थे। इस तरह 25% जो लोड स्टोर थे, ऑल ऑफ देम वर लोकल, ये सब लोकल। अच्छा, अब आपकी बात सही है कि व्हेन वी आर सेइंग मिक्स्ड है तो उसमें से 20% दूसरे नोड्स को है, तो वो यही मतलब है कि ये जो 15% था, इस n का 15% जो तादाद थी लोड की, उसका 20%
रिमोट से हो रहा है और 80% इधर का इधर ही होगा, यानी 80% लोकल रहा और 20% रिमोट से होगा, यही बात है। और इसी तरह स्टोर का भी हम यही कह रहे हैं कि 20% रिमोट से होगा और 80% लोकल होगा। और अब हम नई बात ये देखेंगे कि अब हमारे लोकल वाली चीज पहले से थोड़ी कम हो गई है, मगर अब ज्यादा मेजर मसला आएगा कि रिमोट पे जब हम राइट रीड करेंगे और पैकेट्स भेजेंगे तो उसका अच्छा खासा एक डिले ऐड होगा जो हमें कैलकुलेट करके देखना है। यही सवाल है, इस यू राइटली पॉइंटेड दैट आउट। ओके, अच्छा तो अब हम लेट्स, अच्छा उसके लिए बिफोर जो आपने पॉइंट बताया इसी तरह कैलकुलेशन होगी, मगर उससे पहले अब जो हमें रिमोट के लिए एडिट चीज सीखनी है, मे भी पहले हम उसको थोड़ा सा देख लें कि लैन वगैरह में जब दूसरे नोड्स पर आप कोई चीज करते हैं, ओके अब हम ये वाला पार्ट भी करना चाहते हैं। इसके लिए पहले हमने ये समझते हैं कि जब लैन लाइक एनवायरनमेंट में रिमोट नोड पे कोई पैकेट भेजा जाता है तो उसका उसमें क्या थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, हम पहले उस चीज़ को समझ लें, फिर हम इस प्रॉब्लम की स्पेसिफिक्स पर आ जाएंगे। जनरल पहले एक प्रोटोकॉल हमें डिफाइन करना चाहिए जो टिपिकल प्रोटोकॉल हो। जब लैन लाइक या वाईफाई लाइक या इंटरनेट लाइक एनवायरनमेंट में, इट इज दैट एनवायरनमेंट, उसमें जब आपको एक नोड से दूसरे नोड पे पैकेट भेजना होता है तो आपको पैकेट का फॉर्मेट, कि पैकेट किस तरह बनेगा, उसमें क्या फॉर्मेट होगी, कहाँ उसके एड्रेसेस होंगे, कहाँ डाटा होगा, उनका साइज क्या होगा, ये चीजें वर्कआउट करनी है। हमें क्वांटिफाई करना है तो हमें वो एग्जैक्टली वर्कआउट करना है, एक। और दूसरा, उस पैकेट का बिहेवियर जब आप कोई एक्टिविटी करें तो प्रोटोकॉल क्या होगा, यानी उस पैकेट को अगर आपने दूसरे नोड पे कोई डाटा राइट करना है तो क्या प्रोटोकॉल होगा, अगर दूसरे नोड से डाटा रीड करना है तो क्या प्रोटोकॉल होगा। तो ये मामलात हमें इसमें सीखने हैं। ओके तो पहले पैकेट के बिहेवियर को सीखना है। पैकेट नॉर्मली आप अगर इंटरनेट या नेटवर्क या कहीं से आप फेमिलियर हो तो इसमें कोई भी पैकेट मैसेज के लिए जो इस्तेमाल होता है उसके अमूमन दो हिस्से लाजमी होते हैं। एक नोड से दूसरे नोड पर अगर आपने भेजना हो तो पैकेट के अंदर एक तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सोर्स या डेस्टिनेशन एड्रेसेस क्या है, किस नोड से पैकेट जा रहा है
और किस नोड पे ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो आईडी आपको लिखनी है सोर्स की प्रोसेसर आईडी, पीआईडी अगर हम कह दें, प्रोसेसर आईडी, सोर्स का प्रोसेसर आईडी, और डेस्टिनेशन का प्रोसेसर आईडी। तो एक चीज हमें प्रोसेसर आईडी बतानी होती है पैकेट में, किस सोर्स प्रोसेसर से पैकेट ट्रेवल करेगा, किस डेस्टिनेशन प्रोसेसर पे पैकेट ने जाना है। ये आमतौर पे दो एसेंशियल चीज, इसके अलावा भी चीज होती है, बहुत सारे फ्लैग्स और बिट्स और ये, और समटाइम इन द एंड एरर करेक्शन कोड, जिसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे वो भी पड़ा होता है। मगर एक मोस्ट एसेंशियल पार्ट ये कि पैकेट किस सोर्स से जाना है, किस डेस्टिनेशन पे जाना है। जो आपने देखा है कि जब हमने इवन MPI कर रहे थे तो हमने देखा है कि सेंडर को ये पता है कि मैंने कहाँ से भेजना है, किसको भेजना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आ जाता है कि डेटा जो है इसमें क्या होगा, ये कहलाता है पेलोड। इसका जेनरिक नेम होता है पेलोड, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये पैकेट की सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस, यहाँ पे प्रोसेसर के एड्रेसेस, और फिर पेलोड में होता है कि यहाँ पर डाटा क्या है किसी भी एक्टिविटी के लिए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में डाटा इस हिस्से में पेलोड में क्या क्या चीजें हो सकती है इस सवाल में, वो भी हमें क्वांटिफाई करके लिखनी है, और प्रोटोकॉल भी हमें बताना है। पहले हम साइजेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अब ये जो पेलोड होगा इसके अंदर अमूमन आपने अगर दूसरे प्रोसेसर से कोई चीज राइट करनी है या रीड करनी है तो अक्सर इसमें आपको एड्रेस या डेटा या दोनों भेज रहे होंगे। तो इसके अंदर हमें चाहिए होगा कि एड्रेस या डेटा के कितने बाइट्स हैं, एड्रेस या डेटा का क्या साइज है, और इस केस में हमें होगा कि प्रोसेसर्स की तादाद कैसी है जिसकी वजह से हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन प्रोसेसर के एड्रेसेस या आईडी जो होंगी वो कितने बाइट्स ऑक्युपाई करेंगे। तो हमारा तो हमने ये तय किया कि हमारा यूनिट ऑफ मिनिमम यूनिट ऑफ मेजरमेंट हियर विल बी बाइट्स। ठीक है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, देयर विल नॉट बी 1.3 बाइट। अगर कोई चीज 1 बाइट से ज्यादा बिट्स चाहिए, किसी चीज को 9 बिट्स चाहिए, इसका मतलब 2 बाइट्स, 10 बिट चाहिए 2 बाइट्स, 8 बिट चाहिए 1 बाइट। ओके, सो मल्टीपल ऑफ बाइट्स में हम यहाँ पर डाटा लिखेंगे। तो अब मुझे बताओ कि इस प्रॉब्लम में प्रोसेसर के आईडी के लिए हमें कितने बाइट्स चाहिए। प्रोसेसर के आईडी के लिए मुझे बताइए, प्रोसेसर के आईडी में मुझे कितने बाइट्स की जरूरत है इस प्रॉब्लम। और बाद में मुझे बताएं आपके एड्रेस के लिए हमें कितने बाइट्स चाहिए एड्रेस के लिए, और उसके बाद हमें आप बताएंगे कि डेटा के लिए हमें कितने बाइट्स चाहिए, डेटा के लिए कितने बाइट्स चाहिए। ये सब हमें इस प्रोटोकॉल में जरूरत पड़ेगी। ओके, चलेंगे। ओके, बताएं, ये सब कुछ दिया हुआ है। इसे देख के मुझे बताइए कि हमें प्रोसेसर्स के एड्रेसेस के लिए कितने बाइट्स की जरूरत है इस सिस्टम में, सोर्स और डेस्टिनेशन प्रोसेसर की आईडी के लिए। बताओ भाई। 32 बिट्स है तो 4 बाइट्स है। इज इट 32 बिट्स? प्रोसेसर की आईडी के लिए 32 बिट्स है। थर्टी टू बिट्स
is the word width, data word width of a RISC processor in this problem. ये अब चीजें आप डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम आ गया है. When you say 32-bit wide या 32-bit RISC processor, इसका मतलब है उसकी जो बस या प्रोसेसर का वर्ड है उसका साइज, डेटा वर्ड का साइज 32 बिट्स. इसका ये मतलब है. प्रोसेसर की आईडी क्या इस पे डिपेंड करेगी? नहीं. अगर एक प्रोसेसर भी आपके सिस्टम में लगा होता तो उसका वर्ड विड्थ 32 बिट होता. अगर दो प्रोसेसर आपके सिस्टम में लगे हुए हैं तब भी वर्ड की विड्थ 32 बिट होती. और 100 प्रोसेसर्स भी लगे हुए हैं तो वर्ड के वेट 32 बिट होते. मकसद कि आपका ये जो कंप्यूटर है, जो पैरेलल कंप्यूटर, ये है, ये आपका प्रोसेसर है, ये आपका प्रोसेसर है, और ये बस पर जो ट्रैफिक भेजेंगे या इस केस में जो लैन में, यहाँ इंटरकनेक्शन नेटवर्क की जगह बस की बजाय लैन है, जो लैन में ट्रैफिक भेजेंगे उसकी विड्थ, इस ट्रैफिक की जो प्रोसेसर से जा रहा है, इस पीसी से जा रहा है, इस वर्ड की विड्थ 32 बिट है. 32 बिट वर्ड के हैं ये बाइट. मगर प्रोसेसर कितने हैं? वो तो ये है 1 2 3 4 5 6. वो कितने? 64. ये लिखा है कंसिडर 64 नोड मल्टी कंप्यूटर. वो ये है 0 से लेकर 63 तक प्रोसेसर्स की आईडी या तादाद आपको चाहिए, उसमें मेंशन करना है 0 1 2 3 4 5 63 तादाद. ये इसकी विड्थ है, वर्ड की विड्थ. तो प्रोसेसर आईडी के लिए आपको 64 नोड प्रोसेसर्स को मेंशन करना है, 0 से 63 तक के नंबर को लिखना है. तो आपके हाउ मैनी बिट्स यू नीड, अगर आपने किसी नंबर को, प्रोसेसर की आईडी को आपने जाहिर करना है फ्रॉम 0 से 63 तक, कितने बिट्स चाहिए? बताओ भाई. 0 से और 63 तक की आपने आईडी को लिखना हो तो आपको कितने बिट्स चाहिए भाई? 64 जो होता है वो 2⁻6 होता है. ये 64 पॉसिबिलिटीज है विच इज इक्वल टू 2⁻6, विच मीन्स यू नीड 6 बिट्स. आपको 6 बिट में प्रोसेसर की आईडी आप शो कर सकते हो. इस सिस्टम में आप प्रोसेसर की आईडी 6 बिट्स में शो कर सकते हो. इज इट? विच मीन्स यू नीड जस्ट 1 बाइट फॉर द प्रोसेसर आईडी. 1 बाइट. ओके, एग्री? अच्छा, अब डेटा अभी हमने खुद ही देख लिया कि हर डेटा का इज गिवन. हमारे केस में कहा हुआ है डेटा वर्ड हमारे प्रोसेसर्स की है 32 बिट. इस केस में इट कुड बी डिफरेंट. मैं आपको दूसरे प्रॉब्लम में डिफरेंट दे सकता हूं. यहाँ 32 बिट का वर्ड है, 32 बिट वर्ड, विच मीन्स इट हैज 4 बाइट्स. 4 बाइट्स. डेटा इज अ 4 बाइट चाहिए आपको. डेटा को भेजना हो या रीड करना हो या राइट करना हो तो यू हैव टू डील विथ 4 बाइट. ओके. एड्रेस के लिए कितने बिट्स चाहिए और बाइट्स चाहिए? कैसे पता चलेगा? यहां देखो प्रॉब्लम में, ये यहां से बताओ आपको दूसरे प्रोसेसर को की मेमोरी से कुछ लिखना है या उसमें राइट करना है या रीड करना है
तो आपको कितने बिट्स जरूरत है इस सिस्टम में बताने के लिए, और उसके लिए फिर देख लेंगे कितने बाइट्स। बताएं। इस सिस्टम में हर नोड में 8K बाइट मेमोरी है। ये लिखा हुआ है 8K बाइट लोकल मेमोरी। किसी भी प्रोसेसर को अपनी मेमोरी का एड्रेस मेंशन करने के लिए, एड्रेस इज फॉर मेमोरी, अपनी मेमोरी का डेटा के लिए 32 बिट्स चाहिए, जो हमने कह दिया 32 बिट मेमोरी के डेटा जो स्टोर्ड है उसमें। मेमोरी को एड्रेस करने के लिए मेमोरी के लिए दो हिस्से आपको चाहिए होते। मेमोरी कितनी बड़ी है, ये एक मेमोरी है। मेमोरी how long is this memory is defined by the address lines. Address lines define कि कितनी बड़ी मेमोरी है आपकी, इससे पता चलता है। और कितनी चौड़ी आपकी मेमोरी है डेटा वाइज, ये डेटा है, ये डेटा, इसमें डेटा कितना वाइड स्टोर है, जो हमने कह दिया 32 बिट डेटा मेमोरी में 32 बिट है। मेमोरी के लिए एड्रेस कितना चाहिए आपको, वो है हर प्रोसेसर मेमोरी 8 मेगाबाइट है लोकल मेमोरी। सो इफ इट इज 8 मेगाबाइट, तो इसके लिए कितने बिट्स और कितने बाइट्स चाहिए। 8 मेगाबाइट का एड्रेस अगर आपने को देना है 8 मेगाबाइट, तो बताइए कितने बिट्स और कितने बाइट्स की जरूरत है एड्रेस के लिए। ये मेमोरी है 8 मेगाबाइट, एड्रेस के लिए बताएं कितने बिट्स की, एनीबॉडी। मेमोरी के लिए मैंने कहा था कि हमारा मेगा फॉर द मेमोरी, हर्ट्स प्रोसेसर के लिए मेगा 10⁻6 हम लेते रहे हैं या लेते हैं आम। मेमोरी में थोड़ा सा वो वाला 2 टू द पावर लेते हैं। तो मेगा इन 2 टू द पावर क्या होगा मेगा, कोई बताए। मेगा इन टर्म्स ऑफ 2 टू द पावर क्या होगा। मेगा बाइट्स बताए, ये वर्ड्स में उसको वर्ड। मैंने आपको इसका एक आसान तरीका बताया था कि k जो है 1000, इसको खाली याद कर ले तो काफी है। 1K कॉरस्पॉन्ड करता है 2⁻10 को इन टर्म्स ऑफ ये जो हमारे बाइनरी के बिहेवियर है उसमें 1K इज 2⁻10 which is not exact 1000, it is 1024 basically 1024। anyway याद रखने के लिए 1K is 2⁻10। तो 1 meg is 1 meg क्या होता है 1 meg in normal thing is 1K into 1K, 1K into 1K is 1 meg। अगर 10⁻3 वाला भी ले तब ये बनता है 10⁻6। यहाँ पर 1K 2⁻10 है, 1K 2⁻10 है, तो 1 meg will be 2⁻20। ओके। और फिर 8 meg 8 को फर्दर 2⁻8 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8 meg। इट विल बिकम 2⁻23। लेंथ ऑफ द मेमोरी इज 2⁻23 वर्ड्स। तो अगर हमें 2⁻23 लंबी मेमोरी को एड्रेस करना है तो हमारी एड्रेस लाइंस कितनी होंगी 23 बिट्स। एड्रेस लाइंस 23 बिट्स होंगी। और इसके बाइट्स कितने बनेंगे 8 से करें और होल नंबर में निकालें 4 बाइट। तो एड्रेस के लिए नहीं 3 बाइट्स, सॉरी 24 हो जाएगा ना, 3 बाइट्स एड्रेस के लिए वी नीड 3 बाइट। डू यू सी दिस, ये कैलकुलेशन आपके समझ में आई है क्यों भाई, ये बात समझ में आई है। 8 मेगाबाइट मेमोरी को एड्रेस लाइंस कितनी चाहिए, ये बेसिकली आपका DLD का एक्चुअली सवाल है या आर्किटेक्चर का है, लेकिन हम उसको यहाँ कर रहे हैं। अगर 8 मेगाबाइट मेमोरी हो
उसको एड्रेस लाइन्स कितनी चाहिए होती है। ये आप सबको एक्चुअली आना चाहिए था, लेकिन हमने उसको रिवाइज किया है। उसका तरीका क्या है, पहले देखो कि 8 मेगा के लिए आपको कितनी, 8 मेगा होता कितना है इन टर्म्स ऑफ बिट्स। हमने देखा इट इज 23 बिट्स। अगर 23 बिट्स है तो हमें एड्रेस की 23 लाइंस चाहिए। अगर उसको बाइट्स में एक्सप्रेस करना है 23 बिट्स को, तो इट मींस 3 बाइट्स। तो हमें एड्रेस के लिए 3 बाइट्स की जगह की जरूरत होगी पैकेट में। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये 3 बातें। एड्रेस, ये जो मैंने अभी कैलकुलेशन की है, 8 मैक जो होगा 2⁻³ इंटू 2⁻20 is equal to 2⁻23 corresponds to 23 bits, which corresponds to 3 bytes। 3 बाइट एड्रेस के लिए 3 बाइट्स चाहिए इस सिस्टम में। हमें कभी एड्रेस भेजना हो किसी मेमोरी के लिए 3 बाइट। अगर डेटा भेजना है तो 4 बाइट्स। अगर हमें एड्रेस ऑफ ए प्रोसेसर भेजना है तो 1 बाइट। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ये पे लोड से इनका ताल्लुक है। पे लोड में कितने बाइट्स डालने पड़ेंगे अगर एड्रेस और डेटा उसमें डालना हो। पीआईडी क्या है? अगर प्रोसेसर का आईडी डालना हो तो हमें कितने बाइट्स डालने पड़ेंगे, वो यहां पर है। और पे लोड में कितना एड्रेस के लिए बाइट्स, कितने डेटा के लिए बाइट्स। ये ओके, ये बात हमने सारी रिवाइज कर दिया आपका डीएलडी, मेमोरी, प्रोसेसर एंड ऑर्डर। ओके, अच्छा, ये काम हो गया। अब हमें एक प्रोटोकॉल सिंपल सा डिफाइन करना है। पैकेट्स जो इंटरनेट में ट्रेवल करते हैं उनका कोई प्रोटोकॉल होता है। हमारे इस केस में प्रोटोकॉल एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए क्या है, वो ये है प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या रखा है। प्रोटोकॉल होता है इंटरेक्शन पैकेट किस तरह करेगा। इस केस में हमें 2 कामों के लिए प्रोटोकॉल की जरूरत है। एक ये है कि जब हमें पैकेट रिमोट से रीड करना हो, रिमोट मेमोरी रीड करना हो तो क्या करेंगे। रिमोट नोड की मेमोरी से रीड करना है तो हमारा क्या प्रोटोकॉल होगा। एक पहला वो क्या होगा, रीड या लोड, जो भी नाम रख लो, लोड और रीड एक ही बात है। रिमोट, उससे आपको डेटा को लोड करना है या रीड करना है तो आप क्या करेंगे। प्रोटोकॉल में क्या करते हैं, इस केस में हमारा प्रोटोकॉल है वी विल सेंड द एड्रेस। ये प्रोटोकॉल, सेंड द एड्रेस, वी विल सेंड द एड्रेस टू दैट नोड। उस प्रोसेसर को वी विल सेंड द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी, जिस मेमोरी लोकेशन से हमें रीड करना है, वी विल सेंड द एड्रेस, ये सेंड होगा। एंड अदर नोड विल रिटर्न, remote node will return the data, it will return data। वो वहां पर डेटा को रीड करेगा उस एड्रेस पे और रिटर्न कर देगा। ये हमारा रिमोट से डेटा रीड या लोड करने का तरीका है। दूसरा तरीका हमें चाहिए, अगर हमें रिमोट नोड पर राइट करना हो फिर क्या करेंगे। यह रिमोट मेमोरी राइट पर करना या स्टोर करना, लोड एंड स्टोर, राइट या स्टोर करना, तो क्या करेंगे उस केस में। यू हैव टू सेंड टू दैट मेमोरी, सेंड एड्रेस प्लस डेटा। आप एड्रेस और डेटा दोनों भेज देंगे वहां, एड्रेस और डेटा भेजेंगे आप। स्टोर करने के लिए आपको डेटा भी भेजना है, तो एड्रेस और डेटा आप उस मेमोरी को भेजेंगे और वो मेमोरी वहां पर
उस डाटा को लिख लेगी, जिस किसी प्रोसेसर को आपने भेजा वहां वो डाटा लिख दिया। अब हमें कुछ पता नहीं चला कि ये काम हो गया कि नहीं, तो हम अपने प्रोटोकॉल में ये रख रहे हैं कि इट शुड रिटर्न एंड एक्नॉलेज। अगर वो स्टोर उसने सेफली कर लिया है तो इट शुड रिटर्न एक्नॉलेज, रिटर्न एंड एक्नॉलेज की होगा एक्नॉलेज। अब एक्नॉलेज का साइज क्या है, हमने बाकी चीजों के साइज तो तय किए हुए। एक्नॉलेज एक किस्म का इंटरेक्शन के लिए ये 1 बाइट, हर किस्म के इंटरेक्शन वाली चीजों का 1 बाइट इज मोर देन एनफ। अगर कोई डाटा का काम हो जाने को आपने एक्नॉलेज करना है तो हम 1 बाइट में उस बात को कह सकते हैं। एक्नॉलेज की इंफॉर्मेशन 1 बाइट। ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया। किस तरह दूसरे नोड पे लिखना है, एड्रेस भेजेंगे, सॉरी रीड करना है, वहां एड्रेस भेजेंगे, वो नोड वहां से रीड करेगा और आपको वापस भेज देगा। अगर आपने कुछ स्टोर करना है तो आप एड्रेस और डाटा भेजेंगे और वो नोड वहां स्टोर कर देगा और उसके बाद एक्नॉलेज भेज देगा। ये आपका प्रोटोकॉल। अब आप यू आर रेडी। पैकेट की फॉर्मेट, या आपने पैकेट की फॉर्मेट तय की कि क्या होगी, और फिर आपने ये प्रोटोकॉल तय किया कि क्या होगा। अगर ये 2 बातें तय कर ली, नाउ यू आर रेडी फॉर सच इंटरनेट लाइक पैकेट सेंडिंग रिसीविंग थिंग। क्वांटिफाई कर सकते हैं अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। वी हैव डिफाइंड आवर ओन सिंपल पैकेट फॉर्मेट एंड प्रोटोकॉल। यस सर, ये वाला पॉइंट दोबारा आप बता दें सर, ये प्रोटोकॉल वाला सर, ये जो आपने 2 पॉइंट्स इसके लिखे हैं। ओके। प्रोटोकॉल आपके जो इंटरनेट में पैकेट्स जो होते हैं ना, भेजते हैं आप, वो क्या किस तरह आपस में इंटरेक्ट और बातचीत करें, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे आम ह्यूमन बींग्स टेलीफोन पर हम एग्जांपल देते हैं या मोबाइल पर कि हेलो, वो कहते हैं यस, हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो ये जो एक सीक्वेंस ऑफ सम एक्टिविटी है कि अगर आपने बातचीत शुरू करनी है तो उसने पहले रिंग करना है, उधर रिंग जाएगा, उधर से वो अटेंड करे, वो अटेंड करने वाला हेलो कहे, इधर से ये हेलो कहे। ये आपस का जो इंटरेक्शन होता है इसको प्रोटोकॉल ऑफ डूइंग समथिंग कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ थिंग्स क्या है, प्रेसिडेंट ने आना है, व्हाट इज द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल से पहले क्या होगा, कौन पहले निकलेगा, प्रेसिडेंट पीछे आना है, फलान ये करना है, ये गाड़ी आगे जाएगी, अगर वो ये हो तो उसके जवाब में ये इधर जाएगी, इसको प्रोटोकॉल। तो सीक्वेंस ऑफ थिंग्स फॉर डूइंग एन एक्टिविटी इस प्रोटोकॉल, यही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहलाता है। तो हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या कम्युनिकेट करना है, यहाँ हमें रिमोट नोड को या तो लोड इंस्ट्रक्शन देनी है कि भाई here is I want to write to a remote node, ये डाटा मैं लिखना चाहता हूँ, लोकल नोड पे नहीं लिखना। आपके लोड और स्टोर इसमें मसले थे, तो आप चाहते हो कि आप रिमोट नोड पे कोई डाटा लिखो, लोकल तो आपको लिखना आता था। उसको लिखने के लिए क्या तरीका होगा, उसका तरीका आपने तय करना है कि मैं अपने पैकेट में क्या भेजूं। पहला, सेंडर जो है वो क्या भेजे, आपने तय किया सिंपल। एक तो वो भेजेगा सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस इस पैकेट में, और उसके अलावा पे लोड में क्या भेजे, पे लोड में भेजेगा एड्रेस। ये प्रोटोकॉल हो गया कि इसने अगर दूसरी जगह से, दूसरे प्रोसेसर से कोई डाटा उसकी मेमोरी से रीड करना है तो what should this node do? It should write the source and destination address in the packet. It should put the address in the payload and send to the other node. Other node, what should other node do? ये प्रोटोकॉल की पॉलिसी है कि भाई उस नोड को जब इस तरह एड्रेस लिखकर कोई दो नोड भेजे तो वो क्या करे, वो उस एड्रेस को निकाले, अपनी मेमोरी पे अप्लाई करे, वहां से डाटा को एक्सट्रैक्ट करे और पैकेट बना के फिर उसी नोड को जिसने वो उसको भेजा था उसको वापस वो डाटा भेज दे। तो उस नोड का काम हो गया। उसको चाहिए था कि मैं एक रिमोट नोड का डाटा रीड कर लूं, उसने एड्रेस भेजा, दूसरे ने उसका उस डाटा को रिस्पॉन्ड कर दिया। ये लोड वाला काम मुकम्मल हो गया। दूसरे रिमोट नोड से आपने लोड का काम इस तरह करना है। इसी तरह रिमोट नोड में स्टोर करना है कोई डाटा, तो क्या करें,
एड्रेस भी भेजे उस नोड की मेमोरी का और डाटा भी भेजे। स्टोर करने के लिए तो डाटा भी भेजना होता है, तो एड्रेस और डाटा दोनों को भेजे और वो नोड उस लोकेशन पर, उस एड्रेस पर उस डाटा को लिख ले, राइट कर दे। राइट करना था राइट कर दे, इसने कहा भाई राइट करो, उसने राइट कर दिया। अब सेंडिंग नोड को कोई पता नहीं चला कि पता नहीं काम सही हुआ है कि नहीं। पहले केस में तो जवाब आ गया था ना एज ए डाटा, तो उसे पता चल गया था कि काम हो गया। अब इस केस में कोई जवाब ही नहीं चाहिए, एड्रेस और डाटा भेज दिया, उसने वहां लिख दिया। तो अब प्रोटोकॉल वाले सोचते हैं कि अब क्या करें। उन्होंने तय किया, हमारे इस प्रोटोकॉल ने तय किया कि हम उसके जवाब में अगर ये काम सही हो जाता है तो दूसरा नोड उसको एटलीस्ट एक एक्नॉलेज भेज दे, एक बाइट एक्नॉलेज के भेज दे कि भाई ठीक है मैंने डाटा स्टोर कर दिया। ये जो पॉलिसी है इसे प्रोटोकॉल हम कह रहे हैं। और पैकेट के अंदर हर चीज का क्या साइज है उसे फॉर्मेट कह रहे हैं। ये है आपकी कम्युनिकेशन। किसी भी नेटवर्क के, इंटरनेट के पैकेट में इस तरह की चीजें होती हैं और उनका फैसला, उनके साइजेस इस तरह तय होते हैं जैसे हमने अपना एक सिंपल प्रोटोकॉल खुद बनाया है। ठीक है, ये बात समझ आइए? समझ आइए? क्यों भाई बोलो भाई, समझ आइए नहीं तो पूछो। हेलो स्टूडेंट्स, जी सर। ये बात जी समझ सर। आ गई? पैकेट्स का बनने का फॉर्मेट और पैकेट का प्रोटोकॉल, रिमोट नोड से रीड और राइट डाटा करने का, ये वाली बात समझ आ गई है? सर ये प्रॉब्लम सही प्रॉपर नहीं क्लियर हो पा रही। अच्छा चलो, अगर ये पैकेट सर, तक सर अभी ऐसे हम ही है। पहुंचे, अब इसको और आगे चलते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या आपको इससे बात समझ आती है। जरा अब आप सर ये तो पार्ट ए से बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये वाली एग्जांपल, जी जी, ये वाला ओ बहुत ही डिफरेंट है। ये टोटली बहुत डिफरेंट है। हाँ हाँ, देखो यही तो आपने चीजें समझनी है। देखो जी प्रॉब्लम 1 was dealing with shared memory multiprocessor architecture। हमने उसकी एग्जांपल ली थी कि शेयर्ड मेमोरी जो आप पढ़ते रहे थे और देखते रहे थे, व्हाट एक्चुअली क्वांटिफाई होता है वहाँ। प्रॉब्लम 1 में हमने सारी चीजें शेयर्ड मेमोरी के वेरिएशंस किए कि सिंपल, फिर कैश के साथ, फिर न्यूमर के साथ, वो सारे शेयर्ड मेमोरी थे। अब प्रॉब्लम 2 हमें करना है मैसेज एक्सचेंज वाला, मल्टी कंप्यूटर है और इसमें पैकेट्स इंटरनेट लाइक ट्रेवल करते हैं, उसमें नहीं ट्रेवल करते। उसमें तो हमने बता दिया था आपको कि वो तो मेमोरी हर एक को नजर आ रही है। जिस किसी ने अगर कोई डाटा रीड या राइट करना है दूसरे प्रोसेसर को, वो सीधा वहां जाके रीड राइट कर लेता है। शेयर्ड मेमोरी वाले को तो ये फ्रीडम और आसानी है, मल्टी कंप्यूटर वाले को ये आसानी नहीं है। मल्टी कंप्यूटर को अगर दूसरे नोड या प्रोसेसर्स पर कुछ लिखना या उससे रीड करना है तो उसको बकायदा एक पैकेट की तैयारी करनी है, मैसेज भेजना है और वो मैसेज नेट से ट्रेवल करके जाना है और ये कॉस्टली काम है। अब हम उस कॉस्टली काम को थोड़ा क्वांटिफाई करके देख रहे हैं कि नंबर 1 उसमें क्या इन्वॉल्व है और अब हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि पैकेट को बनाने का खर्चा, पैकेट के ट्रेवल करने का खर्चा, वो क्या है, ये अब हम देखेंगे। ठीक है, तो आपकी इन अ वे यू आर रिवाइजिंग होल ऑफ योर इंटरनेट कम्युनिकेशन इन दिस स्मॉल प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पैकेट भेजना है और आपको पैकेट भेजने के लिए पैकेट का फॉर्मेट और पैकेट के प्रोटोकॉल की समझ होनी चाहिए। जो आपको ये जो 5 लेयर मॉडल नेटवर्क और वो आप पढ़ते हो, उसका नेट क्रक्स ये था जो अभी आपको बताया कि कैसे एक पैकेट की शक्ल यानी फॉर्मेट और उसके बिहेवियर को डिफाइन किया जाता है। अभी आप देखोगे, इसको अभी इस्तेमाल करें, इट इज डिफरेंट, इट विल बी डिफरेंट, इट शुड बी डिफरेंट। तो हम इसी एक डिफरेंट चीज को तो सीख रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो बिल्कुल वही होता है तो फिर प्रॉब्लम 2 हम आपको ना कहते, 1 ही रहने देते। 1 ए और 1 बी और सी कर रहे थे ना, जब तक वो डिफरेंट इतनी नहीं हुई थी तो 1 ए बी सी करते रहे,
छोटे छोटे डिफरेंट। अब इट इज ए डिफरेंट थिंग, अब मल्टी कंप्यूटर या क्लस्टर की बात हो रही है। इसमें जो ए पार्ट था वो हमने क्लस्टर के इशू को अलहदा किया कि अगर खाली नोड के अंदर अंदर ही रहे तो फिर तो मसला ही नहीं आता ना मैसेज के पास करने का। तो हमने देखा वो तो बड़ा आइडियल केस है, मगर एक्चुअली कुछ हिस्सा दूसरे नोड्स पे ट्रेवल करता है जिसको अब हम बी और सी में देख रहे हैं। उसके लिए हमने प्रोटोकॉल को डिफाइन किया, अभी सिर्फ डिफाइन किया। अब लेट्स यूज इट, यूज करने का टाइम आया है। ओके, तो somebody in the beginning, Aliza I think had mentioned कि सर ये जो 20% और वो है ये उसके ऑलरेडी जो लोड की परसेंटेज थे उसके 20% है, तो वो सही था, उसी के है। अब हम प्रॉब्लम पार्ट को सॉल्व करते, पार्ट बी। तेरी कॉल रिकनेक्टिंग पे चली गई थी जी जी, हेलो, आप कुछ कह रहे हैं? जी जी, नो सर, कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, अब हम लेट्स डू द पार्ट बी। ये हमने प्रोटोकॉल बना लिया, चलो यहीं पार्ट बी कर लेते हैं। क्या करते बी, पार्ट बी में हम कह रहे हैं कि 20% ऑफ डेटा इज रिमोट, 20% फैक्टर इज 20% इज रिमोट। ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड में 20% रिमोट है, मिक्स्ड में 20% इज रिमोट। 20% रिमोट का मतलब ये है कि दोनों का 20%, यानी लोड का 20% भी, लोड का 20% भी रिमोट, और 20% इज रिमोट, और स्टोर का भी 20% रिमोट, स्टोर का। ये फैक्टर है। अब बी में हमारा सिर्फ लोड वाला पार्ट, बी में हम लोड के पार्ट को कर रहे हैं, ये वाला हम सी में करेंगे, ठीक। तो अभी मिक्स जिसमें 20% वोट है लोड, इस केस को हमने हल करना है। ओके, तो दोबारा हमारा टोटल एन जो था वो था 200 के, जैसे हमें मालूम है 200 के तादाद, टोटल तादाद 200 के इंस्ट्रक्शंस थे। इसमें से हमने ऊपर कैलकुलेट किया कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर यूज फॉर लोड, लोड के लिए जो इस्तेमाल होते हैं एन, वो क्या है, इट इज 15% ऑफ 200 के, 15% ऑफ 200 के, ये लोड है, ये हमारा था, ये गिवन है। टोटल लोड 15% ऑफ 200 के है, विच इज 30 के। हमारी लोड की इंस्ट्रक्शंस की तरह 30 के है। अब इसमें से कितनी लोकल लोड्स होंगे इस केस में और कितने रिमोट लोड्स होंगे, वो अब हमें चाहिए कि ये एन लोड का कितना पार्ट लोकल होगा, एन लोड का रिमोट कितना होगा और लोकल कितना होगा। रिमोट विल बी, और एन लोड का रिमोट कितना है और लोकल कितना है, ये हमें इसको स्प्लिट करना है। ये टोटल लोड 30 के है, रिमोट जो है इसका 20% है, 20% ऑफ 30 के। इस 30 के का जो 20% है दैट इज रिमोट, विच इज 6K। 6K आपके वर्ड रिमोट से हैंडल करने आपने, और बाकी आप चाहें तो ये यहाँ इस तरह कर लें, रिमेनिंग 80% ऑफ 30 के, इस तरह कर लें। ये भी कह सकते हैं 80% बाकी जो है
वो लोकल है। 80% ऑफ 30K इज local, which is 24K. तो ये 30K स्प्लिट इनटू 6K एंड, और कई दफ़ा आपको जब अगर ये 20% कैलकुलेट कर लिया है तो आप यहाँ ये भी कर सकते थे कि टोटल 30 है तो आप कहते 30 माइनस 6, 30K माइनस 6K, इस तरह भी 24K आ जाता है, इस तरह भी आ जाता है। 12, इट इज़ योर चॉइस। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस 30 में से K में से 6K रिमोट हैं और 24K लोकल है, और 6K का हमें अलग डीलिंग करनी है रिमोट वालों की, और लोकल वालों की अलग डीलिंग करनी है। ये असल बात है, मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड सिचुएशन है, मिक्स्ड ये, और उसमें से हमें लोकल को अलग ट्रीट करना है और रिमोट को अलग ट्रीट करना है। ठीक, अब रिमोट को पहले ट्रीट कर लेते हैं। लोकल का तो हमें तरीका पहले ही पता था, वी न्यू इट। हमें रिमोट का देखने का क्या तरीका है? हमें रिमोट का, अच्छा, रिमोट का कैसे टाइम कैलकुलेट करेंगे? रिमोट के 6K वर्ड्स को लोड करने के लिए क्या टाइम चाहिए? पहला जैसा ही तरीका कि टाइम फॉर लोडिंग ऑफ आवर रिमोट कंपोनेंट अगर निकालना है तो हमें क्या चाहिए? एक हमें पता हो कि एक टाइम फॉर 1 लोड रिमोट क्या है, एक लोड रिमोट करने का टाइम क्या है? ये एक लोड रिमोट का अगर हमें टाइम पता है और उसको हम इस तादाद से मल्टीप्लाई कर दें, ये n जो तादाद है, n लोड रिमोट है, रिमोट के लोड हमारे n है, n लोड रिमोट। सर ये जो R है ये रिमोट है हमारे पास सर? जी जी, R रिमोट के लिए है, L लोकल के लिए है, और बाकी लोड और स्टोर हम पूरा लिख रहे हैं। तो टोटल लोड के 2 हिस्से किए, एक रिमोट और एक लोकल, और हमने कहा हम रिमोट के लिए टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमने कहा रिमोट के टोटल नंबर ये हैं, अगर एक रिमोट का टाइम हम निकाल लें तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि भाई तो। अब सवाल असल ये सारी जो कहानी थी वो इस T1 के कैलकुलेशन के लिए थी। एक रिमोट रीड करने में क्या कॉस्ट है, T1 लोड रिमोट क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है। असल चीज तो ये है जिसके लिए हमने प्रोटोकॉल वगैरह बनाया। ये बताइए क्या है इसके लिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होंगे? हमने पहले जैसे बताया, हमारा प्रोटोकॉल कह रहा है कि एक सेंडर नोड है, एक सेंडर नोड है, सेंडर नोड, ये सेंडर नोड क्या करेगा? इट विल सेंड, सेंडर विल सेंड एड्रेस, सेंडर नोड एड्रेस भेजेगा, ये हमने प्रोटोकॉल में तय किया। और वो एड्रेस भेजने में क्या उसके स्टेप्स हैं? पहला स्टेप, एड्रेस भेजने के लिए पहले वो पैकेट को तैयार करेगा, इनिशियलाइज करेगा, प्रिपेयर करेगा। इसको इनिट पैकेट भी हमने वहां दिया हुआ है। प्रिपेयर पैकेट, पैकेट की तैयारी, इनिशियलाइज ऑफ पैकेट, प्रिपेयर द पैकेट फॉर सेंडिंग, इसका अपना एक टाइम है जो गिवन है, फिक्स टाइम हमने दे दिया कि पैकेट जब भी प्रिपेयर करना होगा वो 15 साइकिल्स, हमने कहा 15 साइकिल्स हमने इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है। एनी टाइम यू हैव टू प्रिपेयर अ पैकेट फॉर सेंडिंग, आपको 15 साइकिल तक उसके तमाम लाजमात डालने में खर्चा लगेगा। ये हो गया। और फिर पैकेट को इनिशियलाइज करके क्या करेगा ये? सेंडर विल सेंड द एड्रेस, सेंड द एड्रेस, जिसने एड्रेस भेजना है। अच्छा, ये एड्रेस जो भेजना है पैकेट तैयार करने के बाद, इसमें कितना टाइम लगेगा? एड्रेस भेजने में कितना टाइम लगेगा? ये डिपेंड करेगा उसकी बैंडविड्थ पे और डाटा पे। एड्रेस आपने भेजना है, पैकेट में एड्रेस डाल के भेजना है,
कितना डेटा बनेगा? 1 बाइट सोर्स एड्रेस की डालेंगे आप, 1 बाइट डेस्टिनेशन एड्रेस की डालेंगे, और हमने कैलकुलेट किया है ये ऊपर 3 बाइट्स एड्रेस की डालेंगे, और इस तरह 5 बाइट्स ऑफ डेटा आपकी लैन में ट्रेवल करेगा जिसकी बैंडविड्थ दी हुई है। तो आपको इस सेंड एड्रेस का टाइम क्या होगा? 5 बाइट्स, 5 बाइट्स, ये ऊपर मैंने कैलकुलेट कर ली कि 5 बाइट्स चाहिए, 5 बाइट्स डिवाइडेड बाय the bandwidth of this LAN जिसमें इस पैकेट में जाना है, बैंडविड्थ। ये जनाब सेंडर नोड का काम हो गया। उसने पैकेट प्रिपेयर किया, 15 साइकिल्स लिए, उसने डाटा भेजा 5 बाइट का, और इस बैंडविड्थ में से गुजरेगा तो ये डिले, ये हो गया। अब दूसरे एंड पे क्या होगा? दूसरे एंड पे जहां भेजा है वो क्या करेगा? वो आपको इस सर सेंडर नोड हमारे पास 64 है। नहीं, देर आर टोटल नोड 64। पैकेट में सेंडर नोड का एड्रेस और रिसीविंग नोड का एड्रेस डाला जाएगा, और हर एड्रेस एक बाइट इस्तेमाल करेगा। सेंडर का एड्रेस 1 बाइट, रिसीवर का एड्रेस 1 बाइट, मेमोरी की लोकेशन के एड्रेस के लिए 3 बाइट्स, इस तरह 5 बाइट्स, ये 5 बाइट्स हो गए। ये 5 बाइट्स का टाइम हमें चाहिए, तो हम कहेंगे 5 बाइट्स डिवाइड बाय बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन टाइम। ये इस नोड ने भेज दिया एड्रेस टू दी अदर नोड। अदर नोड क्या करेगा? अदर नोड, ये रिमोट नोड, अब काम शुरू हो गया रिमोट नोड का। रिमोट, ये सेंडर नोड था, ये रिमोट नोड है जिसको उसने भेजा है। वो क्या करेगा? वो उस एड्रेस को पैकेट से निकाल के उस लोकेशन की डाटा को पढ़ेगा। तो वो क्या करेगा? लोकल रीड करेगा, लोकल रीड। रिमोट नोड अपना वहां पर लोकली रीड करेगा डाटा को इस एड्रेस से, और फिर उससे जो कुछ डाटा वो पढ़ेगा वो डाटा वापस भेजेगा। भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे पहले पैकेट तैयार करना पड़ेगा, इनिशियलाइज पैकेट, और फिर ये इनिशियलाइज पैकेट, और फिर उस पैकेट में वो जो डाटा उसने पढ़ा है उसको डाल के भेज देगा। सेंड डाटा भेजेगा जो उसने वहां पढ़ा है। इनके क्या क्या टाइम है? इनके टाइम अब लिख ले यहां पर। लोकल लोड ऑफ रीड ऑफ ए डाटा हमने प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इट टेक्स 4 साइकिल्स, 4 यहाँ पर प्लस 4 साइकिल, ये 4 साइकिल्स में काम हो जाता है। 4 साइकिल हमने कहा है, कोई भी लोकल मेमोरी से लिखना हो 4 साइकिल। ओके, पैकेट को प्रिपेयर करना है वापस भेजने के लिए, सेम फिक्स्ड 15 साइकिल। पैकेट तैयार हो कर उसमें जब ये डाटा ट्रेवल करेगा, डाटा कितने बाइट का है? डाटा कितने बाइट का है? डाटा की कितने बाइट है? 4। सोर्स एड्रेस की 1 बाइट, डेस्टिनेशन एड्रेस की 1 बाइट, और डाटा की 4 बाइट्स, विच मेक 6 बाइट्स। ये 6 बाइट्स का डाटा इसने वापस भेजना है, 6 बाइट्स। तो ये इसका टाइम होगा 6 बाइट्स डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। 6 बाइट्स ट्रेवल बैक करेंगे तो ट्रांसमिशन टाइम या डिले कितना होगा? 6 बाइट्स डिवाइड बाय बैंडविड्थ। ये इसका होगा। दैट्स इट। ये है डाटा के दूसरे रिमोट नोड से रीड करने का डिले टोटल। इस सब में आप वैल्यूज डाल दें, कैलकुलेट करें। आपको मैं इसका जी ये लोकल जो लोड रिमोट है सर, ये तो 6K है, तो ये 4 साइकिल किस तरह से आ गया? करेक्ट। ये उस रिमोट नोड पर अपना जब उसको एड्रेस मिल गया, अब अपने जो उसने अपनी मेमोरी में रीड करने का डिले लिया है वो ये है 4 साइकिल। वो लोकली रिमोट नोड अब अपनी मेमोरी से रीड कर रहा है उस एड्रेस को देके, तो उसका डिले 4 साइकिल्स है। ओके,
अच्छा, अब हमारे पास T1 तैयार है, इसका आंसर आप टैली कर लेना, अगर इसमें कोई कैलकुलेशन एरर दैट डजंट मैटर, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम कह रहे हैं 273 नैनो सेकेंड ये आता है, चेक इट अप, 273 नैनो सेकेंड इसका आंसर है, ये इन कैलकुलेशंस का, ये आप चेक करना। अब एक्चुअली क्या है, फिर हमारा टाइम ये जो था ये वाला, ये काम करना है हमें कि टाइम फॉर लोड रिमोट क्या है, ये एक T1 हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू यहाँ डाल दें, और नंबर कितना है इनका वो ये वैल्यू यहाँ डाल दें, बस इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा टोटल टाइम, विच इज 1638, ये है 1638 माइक्रोसेकेंड, ठीक, ठीक है ना। एक रिमोट लोड का टाइम कैलकुलेट किया और जितने भी टोटल नंबर ऑफ रिमोट लोड्स है उनसे मल्टीप्लाई किया तो रिमोट का टोटल टाइम ये निकल आया। बाकी रह गया क्या, लोकल वाला जो पार्ट है उसमें क्या टाइम लगना है, वो हमें पहले ही आता था, हम पहले भी कर चुके थे कि टाइम फॉर जो लोकल वाले लोड हैं, इसमें लोकल वाले लोड टोटल उनका टाइम क्या है, वो हम कहते हैं कि यार टाइम फॉर वन लोकल जो है, वन टाइम फॉर वन लोकल लोड लोकल जो है वो, और उसको मल्टीप्लाई कर दें टाइम नंबर ऑफ लोकल लोड्स लोकल, ये हम पहले भी कर चुके थे, इसका कोई मसला नहीं है। एक लोकल लोड का टाइम हमें दिया हुआ है 4 साइकिल्स, और नंबर ऑफ लोकल लोड्स जो हैं वो हमने यहाँ कैलकुलेट किए इस केस के लिए, ये है वो यहाँ डालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 384 माइक्रोसेकेंड। तो अब हमारे पास रिमोट का टोटल टाइम निकल आया लोड के लिए और लोकल का निकल आया लोड के लिए, तो टोटल टाइम फॉर लोड, टोटल टाइम फॉर लोड क्या होगा हमारा, इन दोनों का सम, यानी ये वाला रिमोट वाला प्लस ये लोकल वाला, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा 2022 माइक्रोसेकेंड, 2022 माइक्रोसेकेंड। अच्छा, अब आपको मैंने ये पूरा सॉल्व कर दिया है, अब आप लोग ये करना कि इसका जो सी पार्ट है, यही मामलात उस प्रोटोकॉल को जो आपने सीखे हैं आप सी पार्ट पे अप्लाई करके और आप उसको सॉल्व करेंगे, समझ गए, यानी उसमें से फर्क क्या है, अब उसका फर्क देख ले, उसका फर्क क्या है, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया इसका हर हिस्सा। स्टोर में फर्क क्या होगा कि जो पैकेट सेंड करेगा वो डाटा क्या भेजेगा, एड्रेस एंड डाटा, वो दोनों भेजेगा, और उधर से जो पैकेट आएगा वो क्या भेजेगा, ओनली एक्नॉलेज, 1 बाइट ऑफ एक्नॉलेज, ऑफ कोर्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों तरफ से जाएंगे, तो सिर्फ आपके इन पैकेट्स की जो साइज है ये चेंज हो रहा है। पार्ट सी में ये वाला साइज जो है वो जरा डिफरेंट होगा, क्या होगा, ये होगा 1 + 1 + 3 + 4, ऐसे ही है, ये डाटा और एड्रेस दोनों भेज दिए, और उधर से जो वो वापस जवाब देगा वो सोर्स, डेस्टिनेशन और एक्नॉलेज, ये उसका ये फर्क है, ये सोर्स डेस्टिनेशन, ये सिर्फ दो बातें चेंज होंगी, ये और ये प्रोटोकॉल की वजह से, बाकी चीजें वही रहेंगी। आप उसकी रीजन भी देख लो, इसी अप्रोच से करो और पार्ट सी आप सॉल्व कर सकते हो, और नेक्स्ट टाइम इधर यू विल कंफर्म कि आपने वो कर लिया है और यू विल आस्क क्वेश्चन, ठीक है, ऑलराइट, ओके, सर ऑलराइट, अल्लाह हाफिज, we are finished with the class, सर जी 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 सर इसमें सर, जो जी, सर इसमें जो ये जो एड्रेस सेंड, सॉरी एड्रेस सेंड जो है ये डाटा किस तरह आया है?
पहला पार्ट बी के लिए ना, पार्ट बी या सी, कौन सा आप कह रहे हैं? पार्ट बी में हमने रिमोट नोड से लोड किया है, पार्ट सी में हम रिमोट नोड पे स्टोर करेंगे। मैंने स्टोर लोड करने वाले में ये बताया था 1 + 1 + 3 5 बाइट्स भेजेंगे क्योंकि सिर्फ एड्रेस भेजना है, और उधर से 1 + 1 + 4 अब तो एनोटेट होगा फिर पता लगेगा। जी, इधर से एड्रेस जाएगा और उधर से एड्रेस डाटा आएगा। डाटा में उधर ये से डाटा आएगा। 4 नोड, इसलिए लोड के लिए तो ये था कि 5 बाइट्स जाएंगे और 6 बाइट्स वापस आएंगे, ये था लोड के लिए। वापस ये हाँ। लोड के लिए था। दूसरे केस में आपने 1 + 1 + 3 + 4 भेजना है, यानी सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस, और 3 फॉर द एड्रेस बाइट्स, 4 फॉर द डाटा बाइट। स्टोर करने के लिए आप एड्रेस भी भेजोगे और डाटा भी भेजोगे, तो यू विल सेंड 9 बाइट्स भेजेंगे आप, और उधर से जवाब क्या आएगा, वो वहां पे लोकली राइट कर देगा और उधर से कहेगा ओके एक्नॉलेज। तो वो एक सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और एक्नॉलेज बाइट ऑफ 1 बाइट ये भेजेगा। 3 बाइट्स का जवाब आएगा उस केस में। ओके, ऑलराइट। ओके सर। सर क्लास टाइम ओवर हो गया, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, थैंक यू ओके सर। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।